चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति का वीडियो नंबर दूसरा पार्ट 2 होगा। पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ विशेष संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था, उसको विस्तार से हम लोग डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग वीडियो पहला देख लें, उसके बाद आप लोग को यहाँ से पढ़ना शुरू करें। पहले पार्ट में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और 1 से लेकर 100 तक के बीच अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम आपको एक ट्रिक भी बताए थे। ठीक है, उस ट्रिक के मदद से हम लोग कैसे अभाज्य संख्याओं को फाइंड आउट कर सकते थे। इन सभी का परिभाषा और विस्तार से हम लोग ने इनके बारे में अध्ययन किया था। तो हम आपको बता दें, भाज्य और अभाज्य को लेकर विद्यार्थियों के मन में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है, और जो परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं वो अलग अलग तरीके से पूछते हैं। आप तो जान गए कि भाज्य संख्या है कि कंपोजिट नंबर, और प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्या को। तो भाज्य संख्या का दूसरा नाम संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो आप लोग ये जान जाएं कि भाज्य संख्या का जो दूसरा नाम है वो संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या है। ये जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है, और कोई पर्सन थर्ड पर्सन हमसे पूछ दिया कि बताओ बाबू संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग बता नहीं पाते हैं कि ये कौन सी संख्या हो गई। तो आप आज अपना डाउट क्लियर कर लें कि भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या अथवा यौगिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, और अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या कहते हैं। तो ये भी अपना डाउट क्लियर कर लीजिए कि अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चर संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग वेरिएबल नंबर के नाम से जानते हैं, वेरिएबल नंबर। और अचर संख्या को हम लोग कांस्टेंट नंबर के नाम से जानते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि चर संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, आसान सा परिभाषा है इसका, आसान शब्दों में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। चर, अगर इसका इंग्लिश वर्ड देखा जाए, इंग्लिश का मतलब क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल से आप क्या समझते होंगे, वो जो वेरी करे टाइम के साथ, या मतलब कैसे भी वो वेरी करे, तो उन संख्याओं को हम लोग वेरिएबल नंबर कहते हैं। जैसे A, B, C डैश डैश डैश, अब जेड तक की कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग गणित के सवाल हल करते हैं, राम की आई मानना है, तो आप ए मान लीजिए या एक्स मान लीजिए। हमको हमारी इच्छा की तो हमने राम की आई एक्स वर्ष मान ली, किसी और बच्चे की इच्छा की उसने राम की आई वाई वर्ष मान लिया, किसी और लड़कों की इच्छा की उन्होंने राम की आई ए वर्ष मान लिया। तो आपका आंसर है वो कदापि बदलेगा नहीं, चाहे आप राम क्या ये लेकर ए वर्ष मान के बनाया, चाहे सी वर्ष मान के बनाया, चाहे एक्स वर्ष मान के बनाया, चाहे वाई वर्ष मान के बनाया, आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कदापि नहीं बदलेगा। ये जो संख्याएं होंगी यही जो संख्या कही जाती है हमारी चर संख्या कही जा सकती है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेके समझ लेते हैं कि वेरिएबल नंबर अर्थात चर संख्या क्या होती है। जैसे माना कि आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें माना राम की आय आपने एक्स वर्ष मान लिया, और उस प्रॉब्लम को हल करने के बाद लास्ट में जो आपका आंसर हो सकता है कि मुझे तो करेक्ट मालूम नहीं कि आंसर क्या आएगा, 5 आए, आपको भी नहीं मालूम होता प्रश्न को हल करने से पहले। तो आपने हल किया और लास्ट में देखा कि एक्स की वैल्यू 5 वर्ष हो सकती है, या एक्स की वैल्यू 10 वर्ष हो सकता है एक्स की वैल्यू 12 वर्ष आ जाए, हो सकता है एक्स वैल्यू 18 वर्ष आए। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, अर्थात एक्स की जो वैल्यू जो है वो बदल रहा है, वेरी कर रहा है। इसका मतलब जो एक्स है एक ऐसा नंबर हो सकता है वेरिएबल नंबर, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, चर संख्या। क्लियर हुआ? तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अचर संख्या। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट नंबर। यानी अचर संख्या वे संख्या होती है जिसका मान नहीं बदलता है। यहाँ पे दिख रहा है इंग्लिश वर्ड के से हम लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट नंबर, यानी वैसी संख्या है जिसका मान न बदले। जैसे आपने कोई सॉल्व कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन 2 + 3, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो करेक्ट ही है कि
2 + 3 को ऐड करने के बाद 5 ही होगा। इसका मतलब यह जो 5 हमारा है ये अचर होगा। इसको अगर हम लोग कहीं पे भी हल करें 2 + 3 तो इसका आंसर एकदम करेक्ट है कि 5 ही होगा। इसका मतलब 5 कैसा नंबर है आपका, कांस्टेंट नंबर है, यानी ए। अच्छा, अगर हम ए कहें 2 के बदले अगर 1 ले लेते तो क्या हो जाता, तो आंसर हमारा बदल जाता। ठीक है, 2 के बदले अगर हम 1 ले लेते तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 3 और 1 4। इसका मतलब कांस्टेंट नंबर किसे कहते हैं, हम लोग इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अचर संख्या क्या होती है। अभी बताया गया वे संख्या है जिनका मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है मेरे पास a = x + y और हमने x और y दोनों की वैल्यू फिक्स कर दी। जैसे हमने कह दिया x = 2 और y = 3। तो अब आप ये बताइए, अगर यहाँ पे हम ऑपरेशन का सिंबल जो है प्लस लगा देते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे सर 2 + 3 = 5, यानी 2 + 3 को हम ऐड करें तो इसका वैल्यू जो होगा 5 होगा। अच्छा, अगर हम a के बजाय b रख लें और फिर x + y ही रहने दें इक्वेशन, और यहाँ पर अब भी हम x को 2 रखें और y को 3 रखें और इनके बीच प्लस सिंबल ऑपरेट करें और तब हम b की भी वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी, 5। इसका मतलब हम देख क्या रहे हैं कि दो संख्याओं को जोड़ने पे जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है x + y या यूं कह लें y + x, और इन दोनों को फिक्स किए हैं कि y जो है हमारा 3 हो सकता है और x जो हमारा 2 हो सकता है। तो ओवरऑल जो फाइनल में मिल रहा है रिजल्ट हमको वो क्या हो रहा है, 5 मिल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये 5 है अर्थात a के लिए जो यहाँ पे वैल्यू 5 आई है वो क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, या b के लिए जो यहाँ पे वैल्यू 5 आई है ये आपका क्या नंबर है, कैसा नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर है यानी अचर संख्या है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर, देखिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो पूर्ण संख्या और ऋण संख्या, पूर्ण संख्या प्लस ऋण संख्या को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होता है उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या हम लोग वीडियो पहले पार्ट में देखे थे कि 0 1 2 3 ऐसे लेकर इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं थी वो पूर्ण संख्या, और ऋण संख्या की वही -1 -2 -3 ये डैश डैश माइनस इनफाइनाइट तक। तो इन्हीं दोनों का जो संग्रह होता है, इन्हीं दोनों को कंबाइन करके जो नंबर है वो जो आपकी संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्या। एक बात और इसको बता दें, यहाँ से 2 तरह के प्रश्न बनते हैं कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, तो पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के नाम से और इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं। तो अब आपका प्रश्न उठता है कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर कैसे नंबर होते हैं, कैसे इसको असाइन किया जाए, कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए पॉजिटिव जो नंबर होंगे ऐसे ही मतलब धनात्मक जो 1 से प्रारंभ हो, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे जो आपकी संख्या पत्ती की धनात्मक संख्याओं को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, नहीं पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक के लिए जो हमारा क्या हो, नेगेटिव में हो, -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक। तो इन संख्याओं को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक, और जो आपका प्लस में होंगे इनको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा एक बात और, पूर्णांक को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जेड इज द सिंबल ऑफ इंटीजर। पूर्णांक को, अगर पूर्णांक हमारा प्लस है तो इसको जेड प्लस डिफाइन कर दिया जाता है, अगर पूर्णांक हमारा माइनस में है तो इसको जेड माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अर्थात पूर्णांक को जेड से, और अगर कहीं पे हमारा पूर्णांक धनात्मक है तो जेड प्लस, और पूर्णांक ऋणात्मक है तो जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ। अब परिभाषा के तौर पर लिख क्या सकते हैं, पूर्ण संख्या और ऋण संख्याओं के मिलाने से या इनके संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होती हैं, तो धन संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक और ऋण संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं परमेय संख्या किसे कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, बोल रहा हूँ यहाँ पे स्पष्ट हो सकता है आप लोग को स्पष्ट ना दिखे, लेकिन बोल रहा हूँ उससे आप लोग क्लियर रखेंगे। पूरा परमेय संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे हम लोग को। कहीं पे नंबर दिया हुआ है तो कैसे जानेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर है, या कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर दी गई है रेशनल नंबर है कि पूर्णांक है या कौन सी तरह की नंबर है। तो देखिए परमेय संख्याओं को हम लोग अंश बटा हर के रूप में डिफाइन करते हैं। अंश बटे हर को, अंश को हम लोग नॉमिनेटर और हर को हम लोग डिनोमिनेटर भी कहते हैं। तो जिन संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जाता है उन संख्याओं को हम लोग परमेय संख्याएं कहते हैं। अच्छा, तो अब चलिए यहाँ पर हम देखें, अगर ये कहा जाए कि क्या 1/√2 परमेय संख्या है, अगर आपको हमने एग्जांपल दिया कि 1/√2 परमेय संख्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, कदापि नहीं। क्यों? आपने तो कहेंगे सर आपने बताया जो नंबर अंश और हर के रूप में लिखे जाएंगे वो परमेय होंगे। नहीं, ये यहाँ तक कहने से भी परिभाषा इसका पूर्णतः नहीं बना, ये बात क्लियर नहीं हुआ कि जिन नंबर को हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे तो नंबर परमेय ही संख्या होगा। इसको पूर्णतः डिफाइन करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि √2 अपरमेय, इसको परफेक्ट डिफाइन करने के लिए एक बात ये बोला जाए कि जहां पर ए और बी अर्थात यूं कहें अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए। दोनों ही क्या होना चाहिए? पूर्णांक। अभी आपको बताएगा कि पूर्णांक क्या होता है। एक तो पूर्णांक है, लेकिन √2 क्या कहीं पर हमारे पूर्णांक की सीरीज में आया है? नहीं, इसलिए हमारा परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या किसे कहेंगे? वे संख्या जिसको अंश बटे हर के तो रूप में लिख सकते हैं और साथ ही अंश और हर दोनों ही धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए, सॉरी दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। अगर अंश और हर हमारा दोनों पूर्णांक है तो वो नंबर हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि रेशनल नंबर होगा, परमेय संख्या होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या होती है परमेय संख्या। हमने कहा कि परमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अंश को अगर हम लोग ए मान लें, हर को बी मान लें, तो ए और बी दोनों ही कैसा नंबर होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो ये जो ओवरऑल नंबर कहा जाएगा वो हमारा परमेय संख्या होगा। जैसे अगर ए की वैल्यू हमने 4 ले लिया, बी की वैल्यू हमने 3 ले लिया, तो 4/3 अंश बटे हर या यूं कह ले a/b के रूप में है, इसलिए हमारा नंबर परमेय हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप a 4 और b 3 न लेके दूसरा भी नंबर ले सकते हैं। जैसे हमने a की हमको इच्छा किया, हमारे मन में a = -1 आ गया, b = 3 आ गया, b = 5 आ गया, या a = +2 आ गया, b = -2 आ गया, तो ये जो नंबर है आपकी परमेय संख्याएं कही जाएंगी, क्योंकि ये संख्याएं अंश बटे हर के रूप में और साथ ही साथ अंश और हर दोनों ही पूर्णांक है, इसलिए यह जो नंबर है हमारा परमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला जो है हमारा नंबर सीरीज में नंबर वो अपरमेय संख्या है। तो प्रश्न उठता है कि अपरमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में अगर बोलूँ तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। किस प्रकार का नंबर? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर के नाम से इसको जाना जाता है। इसको देखिए परमेय का रिवर्स होगा, परमेय का उल्टा होगा अपरमेय संख्या। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। तो अगर ऐसे कहें कि जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जाता है, और पूर्ण वर्गमूल का मतलब जैसे देखिए 25 है, तो 25 है तो अगर हम इसका लघुत्तम समापवर्तक अगर निकाले ऐसे तो 5 25 और फिर 5 करने पर, तो यहाँ पे 5 का पेयर बन जा रहा है, 5 का जोड़ा बन जा रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 25 का पूर्ण वर्गमूल जो है वो क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग यूज करेंगे कि अपरमेय संख्या किसे कहता है, तो वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। अगर इस तरीके के फॉर्म में आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परमेय हो जाएगा। लेकिन जिन संख्याओं का हम लोग पूर्ण वर्गमूल नहीं निकालते उन संख्याओं को अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 5। अब आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि सर कर्णी में 4 क्यों नहीं लेंगे? तो देखिए
कर्णी में 4 इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि हम कर्णी में 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, और 2 × 2 यहाँ पे क्या छुपा रहता है, 2 छुपा रहता है। ये प्रेजेंट करता है, ये बताता है कि कोई नंबर अगर अंडर रूट में 2 बार लिखी गई तो उसको बाहर हम लोग 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 कितने बार लिखा गया है, 2 बार। इसका मतलब 2 के नीचे क्या छुपा रहता है, सभी लोग को पता है मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को कि किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है, यानी 2/1। 2 भी क्या है, पूर्णांक है, और 1 भी क्या है, पूर्णांक। तो अंश भी पूर्णांक और हर भी पूर्णांक, तभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, परमेय संख्या। लेकिन कर्णी में 2 को हम लोग पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, कर्णी में 3 को पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, कर्णी में 5, इसी तरह कर्णी में 6, कर्णी में 7, कर्णी में 8। ये सभी के सभी नंबर क्या होंगे, पूर्ण वर्ग नहीं होते। सभी नंबर क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। अर्थात ये कह ले हम कि इनका पूर्ण वर्गमूल परफेक्ट नहीं निकाला जा सकता। तो इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं अपरमेय संख्या। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, इन्हीं दोनों को मिलाने से परमेय और अपरमेय, यहाँ पर अगर हम डिफाइन करें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्या बनता है उसको हम लोग कैसा संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। एक बार और देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज द नोन एज रियल नंबर। अगर इंग्लिश में आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, और हिंदी में कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पर जनरली आर लिख दिया गया तो आप समझेंगे कि वह हमारा वास्तविक संख्याओं का संग्रह है। चलिए इसी पर अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो कैसे ले सकते हैं, किस प्रकार के नंबर होंगे। जैसे परमेय और अपरमेय संख्या आएगी तो संख्या क्या होगा, वास्तविक संख्या। जैसे 2 आपको पता है कि परमेय संख्या है, और अपरमेय में आप जानते हैं कि कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 5। जिन संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, उन संख्याओं को अपरमेय संख्या का। तो आप पता है कि कर्णी में 3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, तो ये आपका कर्णी में 3 अपरमेय और कर्णी में 2, ये वाला क्या होगा, अपरमेय, ये वाला क्या हो गया, परमेय। इन दोनों को किसी भी मैथमेटिकल सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर ले, प्लस से, माइनस से, या इन दोनों के बीच आप मल्टीप्लाई का सिंबल या डिवीजन का सिंबल, गुणा भाग जोड़ घटाना, किसी भी तरह का अगर सिंबल ऑपरेट करते हैं तो यह जो नंबर होगा, यह नंबर किस प्रकार का नंबर होगा, वास्तविक संख्याओं का नंबर होगा, यानी वास्तविक संख्या कही जाएगी। क्लियर हुआ नहीं, एक बार परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्या बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कर्णी में 2 और 3, आप इनका किसी भी तरह से, जैसे आप अन्य एग्जाम्पल मिले से, जैसे 4 हो गया और माइनस कर्णी में 6 हो गए, एक ऐसा संख्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि भैया 4 क्या ऐसा नंबर है आपका परमेय है, और √6 कैसा अपरमेय। दोनों ही नंबरों का संग्रह मैंने इकट्ठा कर दिए, 3 नंबर हमारे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। इस पे एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये बनता है, क्या वास्तविक संख्या परमेय संख्या हो सकती है, क्या वास्तविक संख्या परमेय संख्या हो सकती है, बताइए। प्रश्न कह रहा है क्या वास्तविक संख्या परमेय संख्या हो सकती है, तो आंसर होगा नहीं। आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 2 तो परमेय है, लेकिन √3 कैसा नंबर है, अपरमेय है, तो यह जो हमारा क्या होगा, परमेय संख्या नहीं हो सकता। हाँ, इसके उल्टा परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है। जैसे 4/3 क्या है, परमेय है, तो यह जो हमारा परमेय है यह वास्तविक संख्या की सीरीज में आ रहा है ना, क्योंकि वास्तविक संख्या को हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं, परमेय और अपरमेय को मिला दीजिए तो उससे जो संख्या बनेगी वास्तविक संख्या, यानी ये वाला जो भाग क्या है आपका परमेय संख्या और ये वाला भाग क्या अपरमेय। इसका मतलब 4/3 परमेय भी है और ये वास्तविक संख्या भी जरूरत पड़ने पे इसको हम लोग ले सकते हैं, मान सकते हैं, यानी 4/3 वास्तविक संख्या भी है और ये आपका परमेय संख्या भी है। यानी इस प्रकार आपका क्लियर हुआ कि वास्तविक संख्या परमेय तथा परमेय संख्याओं के मिलाने से जो संख्या बनता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से।
चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसको हम लोग, इसका अगर हम यहाँ पे लिखे स्पेलिंग, तो इसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर। देखिए यह दो शब्दों से मिलकर बना सह और अभाज्य संख्या। तो आपको पहले ही हम बता दें अभाज्य संख्या क्या होती है, एक बार और बता देते हैं, यहीं पर देख लीजिए। अभाज्य संख्या कि वे संख्याएं जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी अन्य दूसरे नंबर से नहीं विभाजित होते यानी नहीं डिविजिबल है, तो उस प्रकार की संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सअभाज्य, जैसे आपका अभाज्य संख्या में हमने देखे थे क्या, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है, ये आपका अभाज्य संख्या हो गए। 2 भी हो सकता है, हाँ, 1 नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे। आपको पहले वीडियो में हमने एकदम स्पष्ट किया था कि अभाज्य संख्या के कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे 2 किससे डिविजिबल है, 1 से, और किससे, 2 से। इसी तरह 3 किससे डिविजिबल है, 1 से और 3 से। इसलिए 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो 1 हमारा अभाज्य में काउंट नहीं। ये पूरी हम बताए हैं आपको। यहाँ पर हमने यहाँ समझने के लिए ले ली कि अभाज्य संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी दूसरे से विभाजित न हो। लेकिन सअभाज्य किसे कहेंगे, तो सअभाज्य में होगा वैसी 2 संख्याएं, वैसी 2 संख्याएं जिनका HCF, एक नया वर्ड आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे विस्तार से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग महत्तम समावर्तक भी कहते हैं हिंदी में। इसका दूसरा नाम एक GCF भी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का ही मतलब यही होता है, महत्तम समावर्तक। तो यानी ऐसी 2 संख्याएं जिनका, यानी अब ऐसी 2 संख्याएं नहीं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उन संख्याओं को हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3 ले लीजिए, 3 और 5 ले लीजिए, हाँ 3 4 नहीं लेंगे क्योंकि 3 अभाज्य है, लेकिन 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, वो कैसे संख्या है, भाज्य संख्या है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 3 3 5, इसी तरह आप ले सकते हैं 5 7 7 11, ये सब के सब अभाज्य संख्या हो गए। हमने बताया कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका मौसो 1 है। तो अब मौसो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप लोग तो मौसो निकालना जानते ही हैं। जैसे अगर हम लोग गुणनखंड विधि से देखें 5 का फैक्टर यानी तो ये कितना होगा 15, और 7 का फैक्टर 1 × 7। तो HCF जो होता है वो क्या होता है, जो दोनों में मिले, दोनों नंबर में जो कॉमन नंबर होता है वही होता है हमारा HCF। जैसे 1 1 दोनों में है तो इसका HCF कितना होगा 1। इस प्रकार जो 5 और 7 जो संख्या हमने 2 संख्या लिए वो किस प्रकार काउंट किए जाएंगे, सअभाज्य संख्या में। इसी तरह अगर आप अभी हम लोगों ने 2 और 3 ले लिए तो ये कैसे संख्या होंगे, सअभाज्य। कैसे चेक करें, इसका मौसा 1 हो रहा है कि नहीं। 2 को हम लोग क्या लिखेंगे 1 × 2, और 3 को हम लोग क्या लिखेंगे 1 × 3, और HCF यानी मौसो हम लोग निकाले तो हम लोग मौसो पाया क्या कि दोनों का मौसो 1 है, इसलिए 2 3 3 5 5 7 7 11 ये सभी की सभी संख्याएं सअभाज्य संख्याएं हुई। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही काफी। इस प्रकार हम लोग का नंबर सिस्टम जो पढ़ना था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप इसको पूरी तरीके से पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दोनों ही वीडियो को पूरा विस्तार से पढ़िए, देखिए, लास्ट तक देखिए। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, वीडियो के स्टार्ट में देखते हैं और स्टार्ट में देखने के बाद पूरा नहीं देखते हैं, तो उनको समझ में कैसे आएगा। आप बताइए, वीडियो को अंत तक पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड संख्या पद्धति का दोनों पार्ट आप देखें, और उसके बाद आपको कहीं पे भी किसी भी तरह का डाउट है, किसी प्रकार का संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमसे आप पूछें, उसका आंसर आपको बताया जाएगा। और इसमें किसी भी तरह की त्रुटि होगी तो उसको भी आप बताएं कमेंट करके, अगले वीडियो में उसको पुनः सही करके सुधार करके अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।